बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। अब विराम चिन्ह इस शब्द में ही दो शब्द है, एक विराम और दूसरा है चिन्ह। तो विराम इसका मतलब क्या है कि रुकना या विश्राम लेना। तो हम जब बोलते हैं तो बोलते समय कुछ शब्द के बाद हम विराम लेते हैं या रुक जाते हैं, विश्राम लेते हैं। और लिखते समय यह जो विराम लेना, इस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का इस्तेमाल हम करते हैं, उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देखो कि विराम यानी रुकना या विश्राम लेना, और विराम चिन्ह यानी क्या कि लिखते समय रुकने की जो प्रक्रिया होती है उसे दर्शाने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो हिंदी में अनेक प्रकार के विराम चिन्ह हैं। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यह किस तरह दर्शाया जाता है? तो एक खड़ी लकीर होती है ना, ऐसा, तो इस प्रकार से पूर्ण विराम दर्शाया जाता है। पूर्ण विराम तो आपको पता ही होगा कि जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो वाक्य के समाप्ति पर हम पूर्ण विराम देते हैं। तो वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है, जिसे हम खड़ी पाई भी कहते हैं। जैसे कौन सा भी वाक्य आप ले लो, जैसे कोविड प्रतिबंधात्मक टीका हमें लगाना चाहिए, यह वाक्य खत्म हो गया तो वहां हम वाक्य के अंत में खड़ी पाई या पूर्ण विराम देंगे। दूसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम। अब अल्प इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा। तो जब हमें पढ़ते या लिखते समय थोड़ा रुकना पड़े तो कौन सा चिन्ह देना चाहिए? अल्प विराम, जिसे आप इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, तो वह चिन्ह देना चाहिए। या फिर एक ही जाति के अनेक शब्द जब हम वाक्य में लिखते हैं तब भी अल्प विराम देते हैं। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। अब यह हिंदू के बाद में देखो कि अल्प विराम दिया है, मुस्लिम के बाद अल्प विराम दिया है, और सिख इस शब्द के बाद भी अल्प विराम दिया है। तो यह हिंदू, मुस्लिम, सिख यह सभी धर्मों के नाम हैं, है ना। तो एक ही जाति के अनेक शब्द जब हमें लिखने पड़ते हैं तब हम कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग वहां किया जाता है। या फिर जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। जी नहीं के बाद थोड़ा सा हमें रुकना है, तो उस रुकने के लिए हमें अल्प विराम यह जो चिन्ह है वह लगाना पड़ेगा। तो अल्प विराम थोड़ा लिखते या पढ़ते समय जरा सा रुकने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद में विराम चिन्ह आता है अर्धविराम। अर्धविराम यह चिन्ह किस तरह से दर्शाया जाता है कि एक बिंदु है और उसके नीचे कॉमा जिसे आप बोलते हो या अल्प विराम वह दर्शाया जाता है। तो अर्धविराम जब वाक्य पूर्ण नहीं होता, वाक्य जब आधा ही होता है, तब हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जहां अल्प विराम से कुछ ज्यादा देर और पूर्ण विराम से कुछ कम देर रुकना होता है, वहां हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सोहन उम्रेड चला गया, यह एक वाक्य हो गया। आप बेफिक्र रहे, यह दूसरा वाक्य है। तो सोहन उम्रेड चला गया, यह पूर्ण वाक्य नहीं होता है, क्योंकि उसके आगे भी आप बेफिक्र रहे, यह उसी से संबंधित वाक्यांश आपको लिखना है। तब ऐसे वक्त आप दो वाक्यों के बीच में, दो वाक्यांश के बीच में कौन सा विराम देते हो? अर्धविराम देते हो। यानी दो वाक्यांश जो है अर्धविराम कब देना चाहिए कि दो वाक्यांश जो है वह आपस में जुड़े हुए हो, वह दर्शाने के लिए अर्धविराम दिया जाता है। आगे का विराम चिन्ह है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह यह बहुत ही आसान है। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है या वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब हम वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कौन सा भी प्रश्न आप पूछ लो, जैसे आप कब आओगे, आओगे के बाद यह प्रश्न पूछा गया है ना, तो इसीलिए प्रश्न चिन्ह यहाँ देना पड़ेगा। या क्या आपने पढ़ाई की है, यह भी प्रश्न है, तो उसके बाद आपको प्रश्न चिन्ह देना पड़ेगा।
उसके बाद का विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधन चिन्ह। विस्मयादि बोधन चिन्ह किस तरह से दर्शाया जाता है कि एक खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम और उसके नीचे बिंदु लगाया जाए तो वह होता है विस्मयादि बोधन चिन्ह, जिसे आप एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हो। अब हमारे मन में कई तरह के भाव आते हैं, कभी हम हर्षित होते हैं, है ना, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, भय, ऐसे आदि भाव जब हमारे मन में आते हैं तो यह भाव दर्शाने के लिए हम भावों को दर्शाने के लिए हम विस्मयादि बोधन चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने, ऐसा जब हम कहते हैं तो शाबाश इस शब्द से हम क्या दर्शाते हैं कि प्रशंसा दर्शक यह शब्द है ना, प्रशंसा का भाव हमारे मन में जो आता है वह दर्शाते हैं। तो शाबाश इस शब्द के बाद आपको कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा? विस्मयादि बोधन चिन्ह लगाना पड़ेगा, है ना। या फिर आपको घृणा आती है तो आप कहते छी कितनी गंदगी है, तो छी के बाद आपको कौन सा चिन्ह लगाना है? विस्मयादि बोधन चिन्ह लगाना है। उसके बाद वाला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इसी को हम अवतरण चिन्ह ऐसा भी कहते हैं। तो अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा और दूसरा दोहरा अवतरण चिन्ह होता है। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह हम कब लगाते हैं? जब किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का या किसी उपाधि का नाम हमें लिखना होता है, तब हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रामचरितमानस यह अनुपम कृति है, तो रामचरितमानस यह तुलसीदास जी ने लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है ना, तो इस किताब का नाम हमें इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखना पड़ेगा। या किसी गद्य का नाम या पद्य का नाम या किसी का जो जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी, इनका नाम निराला है, तो निराला इस नाम से भी उन्होंने बहुत सा लेखन किया है। तो ऐसे नाम आपको इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखने पड़ते हैं, यानी जिसे हाईलाइट करना हो वह या जिस शब्द पर जोर देना हो तो वह शब्द आपको इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखना पड़ेगा। अब दोहरे अवतरण चिन्ह का या दोहरे उद्धरण चिन्ह का हम इस्तेमाल कब करते हैं कि किसी का कथन मतलब किसी का कहा हुआ जो के तो आपको लिखना है, तब आप दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अध्यापक जी ने कहा कि बच्चों पढ़ाई करो, है ना, तो बच्चों पढ़ाई करो यह जो वाक्य है यह अध्यापक जी का कहा हुआ है, इसलिए आपको वह दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो कि अध्यापक जी ने कहा पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, यानी अध्यापक जी ने कहा पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, यह अध्यापक जी का कथन है और आपको जैसे कि तैसे लिखना है। तो आपको यह पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे यह जो वाक्य है वह दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखना पड़ेगा। उसके बाद वाला विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी छोटी सी डैश देख सकते हो आप, दो शब्दों को जोड़ने वाला जो चिन्ह होता है वह योजक चिन्ह होता है, यानी दो शब्दों में परस्पर संबंध दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माता पिता हम जब कहते हैं तब माता और पिता इन दो शब्दों के बीच एक छोटी डैश आपको देनी पड़ती है, या पढ़े लिखे, है ना, या सुख दुख जब हम कहते हैं तब सुख और दुख के बीच एक योजक चिन्ह आपको देना पड़ता है। या फिर कभी कभी एक ही शब्द हम दो बार कहते हैं, जैसे साथ साथ, है ना, तब दो शब्दों के बीच में यानी एक ही शब्द जब दो बार कहते हैं तब उन दो शब्दों के बीच में हमें कौन सा चिन्ह देना पड़ेगा? योजक चिन्ह देना पड़ेगा। यानी जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तब भी योजक चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद वाला चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किस तरह से दिया जाता है कि आप विसर्ग जानते होंगे, दो बिंदु एक के नीचे एक और उसके आगे यह छोटी डैश, ऐसा विवरण चिन्ह दिया जाता है।
तो यह कब दिया जाता है कि वाक्यांश के बारे में अगर कुछ विस्तार से आपको कहना है या कुछ बताना है तब यह चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि वचन के दो भेद है, वचन के दो भेद है। यहाँ इस वाक्यांश के आगे आपको और भी तो जानकारी देनी है ना कि वचन के कौन से दो भेद है। जैसे एक वचन है, बहुवचन है, वह भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो वचन के दो भेद है। इस वाक्यांश के बाद आपको विवरण चिन्ह देना है, यानी वाक्यांश के बारे में अधिक आपको जानकारी देनी है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वाला विराम चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। अब कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में हम ज्यादातर ऐसे इसी छोटे कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। तो यह कोष्ठक कब दिया जाता है? तो किसी पद का अर्थ पूर्ण करने के लिए, यानी जब किसी पद यानी शब्द का अर्थ यानी उस शब्द का ज्यादा स्पष्टीकरण देना हो तब कोष्ठक में लिखा जाता है। या फिर जब हम नाटक लिखते हैं तो नाटक के पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए भी कोष्ठक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो कि रामस्वरूप, यह नाटक का एक पात्र है ना, तो उसे कहना है अच्छा, तो अच्छा वह कैसे कहेगा? तो चौक कर कहेगा, है ना। तो चौक कर यह जो शब्द है यह आपको कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। अच्छा यानी नाटक के पात्रों को किस तरह से वह कहना है, किस तरह का भाव दर्शाना है, वह व्यक्त करने के लिए कोष्ठक में लिखा जाता है। या फिर किसी पद का स्पष्टीकरण देना हो, पद यानी किसी शब्द का स्पष्टीकरण देना है। जैसे कि लता जी भारत की कोकिला है, तो कोकिला यह पक्षी का नाम है, आप सभी जानते हो। तो कोकिला इसका मतलब आपको यह देना पड़ेगा, इस कोकिला का स्पष्टीकरण अगर आपने ऐसा दिया कि मीठा गाने वाली, तो मीठा गाने वाली यह जो शब्द है आपको कोष्ठक में लिखना पड़ेगा, यानी कोकिला का स्पष्टीकरण आपने कोष्ठक में दिया। उसके बाद वाला विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी ऐसा छोटा सा बिंदु दिया जाता है यहाँ पर। तो कौन कौन से शब्द कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं या प्रसिद्ध है, तो उस शब्द को संक्षेप में जब लिखना होता है तब हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर यह शब्द पूर्ण ना लिखते हुए डॉ हम लिखते हैं और उसके आगे ऐसा एक बिंदु देते हैं, है ना, डॉ करके। तो उसका मतलब हमें समझ जाता है कि डॉ इसका मतलब है डॉक्टर। जैसे कि प्रो करके हमने बिंदु दिया तो उसका मतलब है प्रोफेसर, क्योंकि यह डॉक्टर प्रोफेसर यह प्रसिद्ध शब्द है ना। और फिर उत्तर प्रदेश, ऊ करके हमने बिंदु दे दिया और प्र करके हमने बिंदु दे दिया। तो उत्तर प्रदेश यह संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। या फिर पंडित जी, है ना, पंडित यह शब्द लिखने के लिए भी लाघव चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके आगे का है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह यानी जब वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखना होता है तब लोप चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वाक्य में या फिर अनुच्छेद में कुछ अंश आपको छोड़कर लिखना है या कुछ स्पष्टीकरण ना देते हुए वह छोड़कर बाद में और कुछ लिखना है, तब लोप चिन्ह का यानी वह आपने लोप कर दिया बीच का जो है, तो ऐसे वक्त लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लड़ाई की घड़ी आ गई है, और लोप चिन्ह यह कैसे दिया जाता है? 3 बिंदु दिए जाते हैं, एक के आगे समांतर ऐसे 3 बिंदु दिए जाते हैं। हम करेंगे या मरेंगे। तो लड़ाई की घड़ी आ गई है, इसके बाद कुछ अंश छोड़कर हमें आगे लिखना है, तो इसीलिए कुछ अंश छोड़ना है, इसलिए हमने लोप चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया है। और आगे का विराम चिन्ह है हंस पर
या त्रुटि पूरक चिन्ह, इसे ही कारकपद भी कहा जाता है। अगर लिखते समय आप कुछ भूल गए या लिखते समय कुछ त्रुटि रह गई, कुछ कमियां रह गई है लिखने में, तब उसको पूरा करने के लिए हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह दिया जाता है। तो उस यह कैसे दिया जाता है, ऐसे यह दिखाया जाता है। जैसे कि श्याम बहुत लड़का है, ऐसा आपने लिखा और आपको लिखना था अच्छा, आप भूल गए, तो फिर आप ऐसे वक्त यहाँ कारकपद देकर, जैसे स्टैंड रहता है ना, वैसा चिन्ह लगाकर कारकपद देकर अच्छा लिख सकते हो ऊपर में। तो कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसे पूरा करने के लिए जो चिन्ह दिया जाता है उसे कारकपद कहते हैं। तो इस तरह से हिंदी के विराम चिन्ह हैं और यह विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखन करते समय इन विराम चिन्हों का अभाव आपके लेखन में होता है। वैसे आपको करना नहीं है, लेखन करते समय इन विराम चिन्हों का यथा योग्य स्थान पर आपको प्रयोग करना है। और विराम चिन्ह अगर आपने गलत शब्द के बाद दिया तो भी एक हास्यास्पद स्थिति आ जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर कि आओ मत जाओ, आओ के बाद क्या दिया है, अल्प विराम दिया है, आओ मत जाओ। इसका मतलब क्या है कि आइए, आपको जाना नहीं है ना। लेकिन अगर यही विराम चिन्ह आपने गलत स्थान पर दे दिया कि आओ मत जाओ, वो देखो वाक्य एक जैसा ही है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है इसमें कि अल्प विराम यहाँ आओ के बाद लगाया है और इस वाक्य में आओ मत इस शब्द के बाद में लगाया है। लेकिन दोनों वाक्य के अर्थ बदल गए हैं, है ना। पहले वाक्य का अर्थ है आओ मत जाओ, आइए जाना नहीं है, और दूसरे वाक्य में अर्थ क्या हो गया, वो आओ मत जाओ, मतलब आपको आना नहीं है। तो इस तरह से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है।